हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे BEE जो पेपर हुआ है NEP पे बेस्ड, न्यू सिलेबस पे बेस्ड जून 2020-25 का। तो उसके न्यूमेरिकल्स जितने भी थे वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस क्विकली गो थ्रू देम। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो हमें यहाँ पे एक स्टार नेटवर्क दिया, हमको इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना, राइट। तो हमारे पास तीन टर्मिनल है A B C और इनके बीच में ये नए रेजिस्टेंस आ जाएंगे जो कि यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क फॉर्म करेंगे। अब हमारा काम है टू कैलकुलेट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R1, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R2 एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R3। तो जब हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, लॉजिक क्या है यहाँ पे कि A और B के बीच में जो रजिस्टर आएगा उसकी वैल्यू विल बी दिस रजिस्टर प्लस दिस रजिस्टर जो उसको डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये जो दो टर्मिनल्स है जिसको डायरेक्टली कनेक्टेड थे, यानी 2+4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 2 × 4 डिवाइडेड बाय ये जो तीसरा रेजिस्टेंस रह गया था, अनटच रेजिस्टेंस रह गया था। सिमिलरली R2 का जब मैं बात करूं तो वो कौन सी टर्मिनल को कनेक्टेड है, B और C। तो B और C से कनेक्टेड कौन से रजिस्टर है, 4 और 6। तो इनका एडिशन हो जाएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द थर्ड रजिस्टर। तो थर्ड रजिस्टर इन दिस केस कौन सा है, 2 है। सिमिलरली R3 जो A और C के बीच में आ रहा है उसको कनेक्टेड टर्मिनल स्टार नेटवर्क में कौन से, 2 और 6। तो उसका एडिशन प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस विच इज 4। तो अब खाली हमको इसको कैलकुलेट करना है, ये तो काफी इजी है। सो 2 + 4 = 6। यहाँ पे ये 2 1 जा और 2 3 जा, तो 4/3 इज 1.33 और ये 6 यानी 7.33 ओम हो गया। सिमिलरली ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और ये 10 कितना हो जाएगा, 22 ओम। देन ये 6 2 जा 12/4 कितना आ जाएगा, 3 और ये 8 यानी ये हो गया कितना, 11। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टू फाइंड नॉर्टन थ्योरम से व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर जो कि है 3 ओम। तो यही अब हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे RL बन जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स है, पहले भी हमने ये कवर किया हुआ। लेट अस डू इट प्रॉपर्ली बेसिक से। पहला हम फाइंड करेंगे व्हाट इज नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN जो कि अक्रॉस यही टर्मिनल हमको देखना है। तो RN का कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है हमारा, RN का कैलकुलेशन। तो उसके लिए हम ये नेटवर्क वापस से ड्रॉ करेंगे जहां पे हम ये लोड रेजिस्टेंस निकाल देंगे और सारे सोर्सेस को रिप्लेस करेंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता आइडियली, तो उसको हम शॉर्ट करेंगे और अगर करंट सोर्स है तो उसको निकाल देंगे। बट यहाँ पे करंट सोर्स तो है ही नहीं, खाली वोल्टेज सोर्स है। तो लेट अस क्विकली रीड्रॉ दिस। तो ये वोल्टेज सोर्स जो था इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये वाला भी हमने गैप कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ना फर्स्ट थिंग दैट वी सी ओवर हियर इज कि ये जो 2 ओम रेजिस्टर है और ये जो 8 ओम रेजिस्टर है, ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो ये 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 ओम और ये 16 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। आप इसको भी पैरेलल मत ले लो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, घाई नहीं करना है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको रीड्रॉ करेंगे जहां पे हम इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। तो 8 + 2 10 तो हमने किया ही, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम ये जो 8 + 2 है इसका पैरेलल निकालने वाले हैं ये 16 ओम के साथ। बेसिकली 10 पैरेलल 16 है। अब आप इसको कैल्शियम में कर सकते हो डायरेक्टली। शॉर्टकट क्या है, दो ही रेजिस्टेंस है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में एडिशन। ठीक है, तो 160/26 ये आपको आ जाएगा 6.15 ओम के आसपास। नाउ इफ आई रीड्रॉ दिस, तो ये पूरा सेक्शन निकाल के एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा, राइट। तो एक रेजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये 2 ओम का रेजिस्टर था, अभी भी इसको गायब मत करो। देन वी हैव दिस 10 ओम का रेजिस्टर और ये दोनों रेजिस्टर तो है ही। सॉरी, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है। तो ये हमें आया 6.15, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है और ये 2 ओम है। अब मेरे को बताइए नेक्स्ट ऑब्वियस चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, तो ये और ये क्या है, सीरीज में।
तो इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.15 ओम, और ये 8.15 ओम 10 ओम के साथ में पैरेलल। एंड जो भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा ये 2 ओम के साथ में सीरीज में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं वापस से, तो ये क्या बन गया हमारा 8.15 इन पैरेलल विद 10, और ये 2 ओम यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आर एन। सो आर एन अगर मैं लिखने जाऊं फाइनली, तो वो क्या होगा 8.15 पैरेलल विद 10 प्लस ये जो भी आएगा ये 2 ओम के साथ में सीरीज में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 81.5, और डिनोमिनेटर में एडिशन यानी 18.15 प्लस 2। डेफिनेटली ये कैल्सियम में करना पड़ेगा, ये आपको 4.49 और ये 2, यानी ये कितना हो जाएगा लगभग 6.49 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा आर एन का वैल्यू है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमने आर एन कैसे निकाला हुआ। आर एन निकालने के लिए आर एल साइड में कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से हमको ऑब्जर्व करना है क्या रेजिस्टेंस है पूरे नेटवर्क का सॉल्व करने के लिए। हम सोर्सेस निकाल देते हैं, वी रिप्लेस इट बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेकेंड पार्ट है टू कैलकुलेट नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम आई एन या फिर ISC बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सर्किट है इसमें जो RL है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ से फाइंड करेंगे जो करंट जा रहा है उसी को हम IN या ISC बोलेंगे। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से जो करंट जाएगा दिस विल बी IN। अब ये करंट निकालने के लिए आप मेश नोडल या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे सिंपल होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व कीजिए, तो काफ़ी क्लैरिटी रहेगा और कन्फ्यूजन काफ़ी कम आएगा, आपको कन्फ्यूजन मिनिमम रहेगा। ओके, तो भले ये लेंथी बन जाए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब 3 मेश है। तो ये एक मेश हो गया विच विल बी I1, ये एक मेश हो गया दिस विल बी I2, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है I3 विच इज नथिंग बट आवर रिक्वायर्ड करंट IN। तो यहाँ पे मेश के इक्वेशन लिख लेते हैं। सो अप्लाइंग KVL टू मेश 1, तो ये मेश में जब हम KVL लगा रहे हैं तो लेट अस से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऐसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो आई होप ये याद है आपको, अलोंग दी करंट हम जब ट्रैवल करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हम नेगेटिव लेंगे अक्रॉस दी रेजिस्टर। तो ये हो जाएगा -8I1। यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो इट इज -16I1, बट यहाँ पे I2 भी जा रहा है, शेयर्ड है वो, तो I1 -I2 लिखेंगे। देन यहाँ पे हम जा रहे हैं अलोंग 2 ओम रेजिस्टर, तो ये हो जाएगा -2I1, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सेकेंड टर्मिनल देखते हैं हम लोग, तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा +15 = 0। अब खाली इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा -8I1 -16I1 +16I2 -2I1 +15 = 0। अब आप इसमें ध्यान दो कि 15 हम इस बाजू ही रखते हैं, बाकी सब दूसरे बाजू ले लेते हैं। सो ये -8 -16 और -2, ये हो जाएगा 26I1, माइनस रहेगा उस बाजू ले लेंगे तो +26I1 हो जाएगा, और ये +16 जो यहाँ पे उस बाजू जाके -16I2 हो जाएगा। I3 यहाँ पे है नहीं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली लेट अस अप्लाई KVL टू मेश 2। तो मेश 2 में जब हम लेट अस से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से ट्रेस करेंगे, तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो करंट सोर्स में हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो सेकंड साइन माइनस है। फिर नीचे आ रहे -10I2 -I3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शेड है, तो I2 के डायरेक्शन में हम जा रहे थे बट I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन यू गॉट 2I2, देन यहाँ पे ये 16 है, तो -16I2 -I1 = 0। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देते, तो ये -5 उस बाजू ले लेंगे तो ये हो जाएगा +5। फिर आप I1 देखोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस +16I1 हो जाएगा। I2 कितने हैं, तो ये एक है -10 -2 और ये -16, तो ये टोटल हो जाएगा -28। I2
i3 कितने हैं, तो ये एक ही i3 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 10i3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस गो अहेड एंड डू इट फॉर थर्ड वन आल्सो। सो अप्लाइंग KVL टू मेश 3। अब मेश 3 में भी लेट अस से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा डायरेक्शन में जाएंगे। तो व्हेन आई एम गोइंग लाइक दिस, तो पहला आ जाएगा -2i3। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो जबरदस्ती in लिखो मत, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं तो -10i3 -i2 आ जाएगा। एंड देन ऊपर जा रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो +5 आ जाएगा, ठीक है। लूप कंप्लीट, तो इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -12i3 ये +10i2 इक्वल टू -5। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा 3 इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसको अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमको i1 i2 i3 आ जाएगा, बट हमको सिर्फ i3 चाहिए विच इज नथिंग बट in, उसी में हम इंटरेस्टेड है। ओके ये न्यूमेरिकल 10 मार्क का है, तो प्लीज इंश्योर करो कि आप आराम से सॉल्व कर रहे हो स्लोली, क्योंकि जरा सा भी मिस्टेक मतलब मेजॉरिटी मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली वी गेट i3 या फिर in, ये आपको कैलसी में डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। आप मोड में जाएंगे तो आपको ऑप्शंस रहता है इक्वेशंस का, और इक्वेशन में 3 अननोन आपको लेना। तो जब 3 अननोन लोगे तो आपको 3 इक्वेशन पुट करना है। पहले में आप कोएफिशिएंट डालोगे 26 -16, और i3 नहीं है तो उसके लिए 0 डालना, और d जो रहेगा चौथा कोएफिशिएंट वो 15 रहेगा। सेकेंड इक्वेशन में 16 -28 10 और 5 पुट करोगे आप, और थर्ड इक्वेशन में i1 नहीं है तो उधर 0 डालना है पहला कोएफिशिएंट, फिर 10 -12 और -5। लोग ये मिसिंग कोएफिशिएंट में इधर उधर कर देते तो गड़बड़ हो जाता। नाउ वंस यू सॉल्व दिस आपको ये आ जाएगा 1.129 एम्पियर। अब इसी को लेके हम लोग हमारा स्टेप 3 सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 3 क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 3, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स बना देंगे, जो हमने अभी कैलकुलेट किया in, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये in होगा, इसके पैरेलल में हमने Rn कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा, और लास्ट में हम RL यूज करेंगे। RL जो अपने ये 3 ओम वाला निकाल दिया था, अब वो यहाँ पे यूज होगा। अब हमें क्या चाहिए कि करंट थ्रू लोड क्या है ना, तो यही हमें फाइंड करना था, करंट थ्रू IL बराबर है, हमें नॉर्टन से फाइंड करना था करंट थ्रू दिस 3 ओम RL, ठीक है। तो अब इसमें करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, तो बाय CDR करंट डिवाइडर रूल लिखना है आपको। इस ब्रांच का करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट यानी IN, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ ऑपोजिट वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस विच इज RN, डिवाइडेड बाय ये दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन RN प्लस RL। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। RL हमें पता है 3 ओम है, RN हमें 6.49 ओम आया था, और IN हमें 1.129 एम्पियर अभी आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.129, RN है 6.49 डिवाइडेड बाय 6.49 प्लस 3, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 0.772 एम्पियर। और इसका डायरेक्शन हम किधर दिखाएंगे, डाउनवर्ड, क्योंकि करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वर्टिकल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी रहता है बट इट गेट्स यू 10 मार्क्स, तो उतना मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, बट आप इसको सेग्रीगेट करके आराम से सॉल्व कीजिए। मैं इसको एक फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट वी हैव हियर। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते क्या है। ओके, अब ये एसी सर्किट्स का न्यूमेरिकल है तो रिलेटिवली इजी होता है। डीसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल में अब मैश नोडल तो कई बार आसानी से हो जाता है। दिक्कत किधर आता है, सुपरपोजिशन लेंदी होता है, नॉर्टन्स और थेवेनिन्स, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें,
बट एसी सर्किट्स का इजी थिंग क्या है कि अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो, तो काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे देख लेते क्या दिया हुआ। सो देयर इज एन इंडक्टिव कॉइल जिसका इंडक्टेंस है 0.4 एंड रेजिस्टेंस है 25। तो जब भी कोई कॉइल के बारे में बोला रहेगा, एक इंडक्टर ही होता है बट उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो दोनों वैल्यू दिया हुआ है। तो लेट अस से ये जो वैल्यू है इसको हम लोग L1 बोल देते हैं और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर इंडक्टिव कॉइल जिसका इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी। तो और एक कॉइल है उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग L2 और R2 ले लेते हैं और ये दोनों सीरीज में। The whole circuit is powered with 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज बीन सप्लाई। तो ये वोल्टेज सप्लाई है जो इनको दिया हुआ। कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन ईच कॉइल एंड टोटल पावर फैक्टर। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो ये पहला कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और ये दूसरा कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में वो लोग ने बताया हुआ, और इनके अक्रॉस सप्लाई जो है वो है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का। तो ये है 25 ओम, ये है 0.04 हेनरी। सेकेंड वाले का ये है 15 ओम और ये है 0.2 हेनरी। ओके, अब आपको अगर पावर डिसिपेशन निकालना है तो पावर डिसिपेट तो खाली अक्रॉस रेजिस्टर होता है, हमें पता है। प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव कंपोनेंट के अक्रॉस पावर डिसिपेशन नहीं होता। तो पावर डिसिपेशन होगा तो यहाँ पे ही होगा। अब पावर के कौन कौन से फॉर्मूला हमने पढ़े, तो आई स्क्वायर आर। तो क्या हमारे पास करंट की वैल्यू है? नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है? यस। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। तो आर है बट इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता हमें। ओके, तो दिस बिकम्स डिफिकल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले है ना टोटल Z निकाल लेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन में Z क्या बनेगा, है ना। ये पूरा जो नेटवर्क है, सर्किट है, कॉम्बिनेशन जो है ये दोनों कॉइल का, इनका Z निकाल लेंगे। टोटल वोल्टेज है तो हमें करंट मिल जाएगा। अब करंट मिल जाएगा तो वो करंट क्या होगा, इनके थ्रू कॉमन होगा क्योंकि ये सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे Z निकालने में हमें पता है कि दो कंपोनेंट है, R और XL होगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर, बट XL हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो XL1 यहाँ पे पहले फाइंड कर लेंगे और XL2। XL1 क्या होगा, तो 2 पाई f इंटू L1 और ये हो जाएगा 2 पाई f इंटू L2। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ दिया हुआ है 50 इंटू L1 है 0.04 और ये 2 पाई f इंटू 0.2। तो इसको आप जब कैल्सी में पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.566 ओम और दूसरा है 62.83 ओम। अब टोटल Z का जब मैं बात करूं तो सारे कंपोनेंट आ जाने चाहिए। अब Z में दो ही कंपोनेंट होता है, एक रियल कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव और रिएक्टिव। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस J इंटू XL1 प्लस XL2। कैपेसिटर होता तो हम XC भी ले लेते बट है ही नहीं, और वो माइनस साइन के साथ में आता। तो ये 25 और 15 प्लस J ये 12.566 प्लस 62.83। अब इसको जब हम कैल्सी में डालेंगे तो आंसर हमारा रेक्टेंगुलर में भी आ सकता है, पोलार में भी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप आंसर पोलार में लिखो। पोलार में लिखने के दो फायदे हैं, एक तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इंपेडेंस का, दूसरा आपको एंगल मिल जाएगा, और वो एंगल हमको काम आता है किधर, पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली है 40 प्लस J 75.386 ओम, जिसको हम लोग कैल्सी में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 85.35 एंगल 62.05 ओम। तो ये हमारा Z हो गया, जहाँ पे ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये फेज वाला पार्ट हो गया। तो ये फेज डिफरेंस होता है बेसिकली करंट और वोल्टेज के बीच में। Z में जो एंगल मिलता है, ध्यान में रखना, वही करंट के लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन अगर Z के लिए एंगल पॉजिटिव है तो करंट के लिए एंगल नेगेटिव होगा। अब एंगल नेगेटिव का क्या मतलब है, तो एंगल नेगेटिव का मतलब है कि करंट लैग करता है। तो जब भी हम पावर फैक्टर लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है लीडिंग है कि लैगिंग है, तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो Z हमें मिल गया
तो यहाँ पे हम लोग I निकाल लेते हैं। पहला करंट क्या फ्लो होगा, पावर डिसिपेशन निकालने के लिए करंट चाहिए तो V बाय Z कर लेते। V हमें दिया हुआ है 230, Z हमें आया है 85.35, सो द करंट विच इज फ्लोइंग इज 2.694 एम्पियर। तो ये करंट 2.694 यहाँ से जा रहा है और ये रेजिस्टर है, तो हम पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉइल का। तो फर्स्ट कॉइल ये वाला है, इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन नहीं होता, इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन नहीं होता। तो पावर डिसिपेशन इन कॉइल 1 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R1। सिमिलरली पावर डिसिपेशन इन कॉइल 2 क्या होगा, I स्क्वायर R2, क्योंकि सेम करंट यहां से जा रहा है। तो कॉइल 2 के लिए भी सेम करंट है, खाली क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टर की वैल्यू चेंज हो रही है। सो I मतलब यहाँ पे हो गया 2.694 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 25, और ये 2.694 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है 15। तो ये आ रहा है 181.44 वॉट्स और ये आ रहा है 108.86 वॉट्स। तो इस तरह से हमारा पहला वाला काम हो गया, पावर डिसिपेशन जो निकालना था हमने दोनों कॉइल का वो निकाल लिया। अब तीसरा चीज जो उन्होंने पूछा है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई। तो cos फाई में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि करंट का जो एंगल है वो आपको z में भी सेम मिलता है, सॉरी z में जो मिलता है वही करंट का भी एंगल अप्लाई होता है। तो ये 62.05 आ गया, cos ऑफ 62.05। ये जब हम कैल्शियम में निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.4687। अब ये लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। जैसा कि मैंने बोला Z में एंगल अगर पॉजिटिव है तो करंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि I क्या होता है V बाय Z। तो जब इनवर्स होता है तो ऊपर जाके पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। तो ये लैगिंग ये लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम पावर फैक्टर निकालते हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी इजी है, आपको समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया। 10 मार्क का क्वेश्चन था। लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट वाला पार्ट व्हाट वी हैव इज वी हैव टू फाइंड नोडल एनालिसिस यूज करके करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट या ब्रांच जो है 4 ओम का रेजिस्टर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास दो प्रोमिनेंट नोड दिया हुआ है, दो नोड दिया हुआ है ए एंड बी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ग्राउंड नोड रहेगा, रेफरेंस नोड रहेगा, जिसके रेफरेंस से हम सारे इक्वेशन लिखा। तो यहाँ इक्वेशंस लिखेंगे तो पहला आ जाएगा अप्लाइंग KCL, यहाँ पे KVL नहीं लिखना, एट नोड ए, ठीक है। तो नोड ए पे लेट अस से वोल्टेज है VA, ओके और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि सब जगह पे जो करंट है वो क्या है, आउटगोइंग। तो करंट जब आउटगोइंग है तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो हायर पोटेंशियल यहाँ पे क्या है VA, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे क्या है 6। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बाय R ना, तो वो वोल्टेज तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, प्लस ये आउटगोइंग करंट में ये वोल्टेज यहाँ पे क्या है VA, दूसरा वोल्टेज क्या है यहाँ पे 0, तो -0 आप लिख सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना हुआ 6, और जो करंट इधर से इधर जा रहा है तो इट इज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 4। तो ये सारे आउटगोइंग करंट हो गए, हमारे में कोई इनकमिंग नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। KCL क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो VA के जितने भी कोएफिशिएंट एक साथ में ले लेंगे तो ये 1/3, ये 1/6 और ये 1/4। VB का एक ही है माइनस VB/4 लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये -6/3 को भूलो मत, ठीक है, बच्चे ये भूल जाते हैं। तो 6/3 कितना होगा 2, -2 है तो इस बाजू होके क्या आ जाएगा +2। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली नोड बी के लिए लिख देते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड बी। तो नोड बी में ये वाला ब्रांच के लिए क्या आ जाएगा, तो VB -0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हम आउटगोइंग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो VB माइनस VA/4, प्लीज कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे भी आउटगोइंग यहाँ पे भी आउटगोइंग, अजम्पशन है जो हम ले सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स नोड बाय नोड,
ठीक है। तो जब एक नोड के लिए हम एजम्पशन ले रहे हैं तो दूसरे में क्या लिया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये दोनों तो आउटगोइंग हो गई, बट यहाँ पे ये हमारा इनकमिंग है, तो ये आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग, ये हमारा केसीएल का इक्वेशन है, केसीएल का लॉ है जो हमने पढ़ा है, हमें याद होना चाहिए। तो अब इसको मैं अगर लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस वी ए बाई 4 और वी बी के लिए आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 वी बी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ पीपल स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग दिस, ये जो भी दिया है लोग इसको सॉल्व करने में टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये वाला तो इजी है, 1/4 इज 0.25, 1/2 इज 0.5, तो 0.45 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। बट कई बार ये नंबर्स डिफिकल्ट होते हैं, जैसे 1/3, 1/7, 1/13, 1/11 ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। अब इनको सॉल्व करने में आप क्या करोगे, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशंस लोगे, है ना, और चांसेस है कि मिस्टेक होगा प्लस टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैल्शियम में फीड कर सकते हो, कैल्शियम सॉल्व करके देगा इसको। सो बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली वी गेट V1 और V2। तो V1 हमें कितना आएगा, ध्यान देना जब आप V1 V2 तो नहीं है यहाँ पे, VA और VB है। तो जब हम कैल्शियम में पुट करेंगे तो यहाँ पे दो ही अननोन है, तो इक्वेशन में आप 2 अननोन सेलेक्ट करोगे, ओके। तो जब ये आप पुट कर रहे हो तो आप 1/3 पुट कर सकते हैं, डिवाइड वाला साइन मत यूज करना, कैल्शियम में याद है वो होता है फ्रैक्शन वाला एक बटन होता है ना, जिसमें फ्रैक्शन क्रिएट होता है, वो आप यूज करोगे तो 1 लिखने के बाद ये दबाओगे तो ऐसा कोई सिंबल आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/4 ऐसा हो जाएगा, और आप इक्वल टू करेंगे तो वो अपने आप सॉल्व करके रख लेता। तो आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे टाइम बच जाएगा, प्लस एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना, राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो रह जाएगा, वो बच जाएगा, ठीक है। नाउ वंस वी सॉल्व दिस, हमको VA आ जाएगा 5.5 वोल्ट और VB आ जाएगा 8.5 वोल्ट, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, करंट थ्रू दिस। अब कौन सा वाला करंट ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, तो डेफिनेटली हम हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज वाला पार्ट लेंगे। तो करंट थ्रू 4 ओम विल बी VB माइनस VA बाय 4। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां से जाते वक्त मैंने ये इक्वेशन यूज किया था सॉल्व करने के लिए, और नोड बी पे हमने ये इक्वेशन लिया था, कौन सा वाला लेंगे, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप एक्चुअली, बट आप ये वाला लोगे तो आपको नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा मतलब आपने करंट का डायरेक्शन गलत एज्यूम किया, वही हो जाता है। तो यहाँ पे हम हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज वाला डायरेक्शन ले लेंगे, क्योंकि वही करेक्ट डायरेक्शन रहेगा, पॉजिटिव वाले आएगा। तो VB मतलब हो गया ये 8.5 माइनस 5.5 विच इज 3, और 3/4 मतलब ये हो जाएगा 0.75 एम्पियर। तो करंट थ्रू 4 ओम हमको आ गया 0.75 एम्पियर। डायरेक्शन हम लेफ्ट साइड दे देंगे, क्योंकि करंट अब कहां से कहां जा रहा है, B से A की तरफ जा रहा है। तो ये 5 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है, जनरली 3 नोड आएगा, या अगर और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आएगा तो वो 8 मार्क या 10 मार्क के लिए आ सकता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये AC सर्किट का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड का प्रॉब्लम, डेल्टा कनेक्टेड रहेगा तो फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, ये हमें याद रखना। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम और एक्सेल की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 8 ओम। तो हमें फेज इंपीडेंस निकालना है, फेज वोल्टेज निकालना है, फेज करंट निकालना है, लाइन करंट, पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। और ये लोग ने दिया हुआ है कि ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज मतलब ये VL दिया हुआ है हमको, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है। VL मतलब लाइन वोल्टेज, ओके। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्या पूछा हुआ लोग ने, फेज वोल्टेज यानी ZPH। तो हर एक फेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ तो होगी और रिएक्टेंस की कुछ वैल्यू होगी। तो ये हमें दिया हुआ है 6 और ये हमें दिया हुआ है 8। तो ये स्टैंडर्ड है, 10 एंगल 53.13 डिग्री आता है। तो ये हमारा ZPH हो गया। नेक्स्ट इन लोग ने क्या पूछा हुआ, नेक्स्ट पूछा हुआ है फेज वोल्टेज, ठीक है। तो VPH क्या हो जाएगा, तो VPH इज VL बाय √3। ये आपको याद रखना है, ये स्टार नेटवर्क का फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। अगर ये डेल्टा होता तो VPH VL होता, फेज वोल्टेज वुड हैव बीन इक्वल टू लाइन वोल्टेज, ये आपको याद रखना है। तो 400 बाय
√3 जब मैं करूंगा तो ये 230.94 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा VPH हो गया। ठीक है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको फॉर्मूला याद है तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। फिर पूछा है फेस करंट, लाइन करंट। ठीक है, तो फेस करंट यानी IPH, करंट का क्या फॉर्मूला होगा बस गेस कीजिए। तो इट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, AC सर्किट में हम इम्पीडेंस यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ZPH। तो VPH हमें आया 230.94 और Z हमें मिला है कितना यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 23.094 एम्पियर। तो ये हमारा थर्ड आंसर भी हो गया। चौथा क्या पूछा है यहाँ पे, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट सॉरी। तो लाइन करंट क्या होता है, इक्वल टू फेस करंट होता है स्टार के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि स्टार नेटवर्क में VL इज या VPH इज VL by √3 एंड IPH इज इक्वल टू IL। और यही डेल्टा रहता, अगर यही डेल्टा रहता देन इन दैट केस VL और VPH सेम रहते और IPH क्या होता, IL by √3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द चेंज दैट वी हैव। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेम वैल्यू यानी 23.094 एम्पियर। और लास्ट चीज क्या पूछा हुआ है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में भी देखा, क्या आ जाएगा cos phi यानी cos ऑफ एंगल। कौन सा एंगल ले लोगे, तो यही एंगल ले लेने का 53.13। cos ऑफ 53.13 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, 0.6 आता है। व्हेन आई से स्टैंडर्ड मतलब ये कई बार पूछा जाता है ये वैल्यूज के साथ में। और इसका पावर फैक्टर क्या आएगा, लैगिंग। लैगिंग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि Z के लिए एंगल क्या है, पॉजिटिव है। करंट के लिए एंगल क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एंगल मतलब लैग करता है, करंट लैग कर रहा है बिहाइंड वोल्टेज बाय दिस मच एंगल 53.13। सो आई होप आपको ये समझ में आया। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, 5 मार्क के लिए आता है, 5-6 मार्क के लिए। Now this is where we have to find current through this 8 ohm between this XY terminal। क्या करंट है using source transformation। तो source transformation में आप mesh nodal ये सब नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहला चीज आपको याद रखना है कि ये ब्रांच को कुछ करने का नहीं, लास्ट तक इधर कुछ करने का नहीं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द नेटवर्क, जहाँ पे ये रजिस्टर है। ठीक है, लोड रजिस्टर के अदर साइड से। तो यहाँ पे व्हाट डू वी सी कि ये दोनों चीजें क्या है, सीरीज में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं याद है, अगर आपके पास सीरीज रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पैरेलल करंट सोर्स और पैरेलल रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज का वैल्यू अगर आपको दिया है तो आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं V/R से। हम उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा मतलब अगर आपके पास ये दोनों पैरेलल में है तो हम इसको सीरीज रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास करंट सोर्स की वैल्यू है तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी बाय ओम्स लॉ V = I। तो इतना सही है, यही हमें यूज करके सॉल्व करना। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगा लेते, और कुछ तो सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा तो इधर से स्टार्ट कर लेते। नाउ व्हेन आई कन्वर्ट दिस इनटू बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक करंट सोर्स आ जाएगा और पैरेलल में एक रेजिस्टर आ जाएगा। तो ये दोनों के अलावा बाकी सारा सर्किट रिपीट करना है, लोग इसको भी भूल जाते हैं। अब बारी आती है कि ये करंट सोर्स क्या होगा, तो ये करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी V/R यानी 18/6 विच इज 3 एम्पियर। ओके, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है तो डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल अगर नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का, नीचे की तरफ रहेगा। तो हमने क्या किया है, बाय अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 18 वोल्ट एंड 6 ओम रेजिस्टर, तो हमको ये मिल गया। नाउ नेक्स्ट ऑब्वियस चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या है, पैरेलल में। तो मेरे को बताइए 6 पैरेलल 6 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 ओम। सो यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्किट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि अब वापस से ये दोनों के बीच में हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस, इस पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे। मतलब अब हम इनको कन्वर्ट कर देंगे सीरीज वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में। सो बाय अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन
3 एम्पियर सोर्स एंड 3 ओम रेजिस्टर। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, एक सीरीज रेजिस्टर मिल जाएगा और एक वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा, और ये बाकी चीज हम एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। अब बात आती है ये वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू रहेगी। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, I इंटू आर। तो करंट था 3, रेजिस्टेंस था 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 वोल्ट। नेक्स्ट व्हाट वी सी, ये 3 ओम और ये 6 ओम क्या है, पैरेलल में नहीं, ये क्या है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 3 ओम और 6 ओम का, तो ये बन जाएगा 9 ओम। अदर देन दिस, अब ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर को हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि ये करंट सोर्स के पैरेलल में कुछ आ जाए। ओके, तो वापस से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे और 9 वोल्ट सोर्स है, 9 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पे हमें एक करंट सोर्स मिल जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा, और बाकी चीजें हम रिपीट कर देंगे ये वाला पार्ट। करंट सोर्स क्या हो जाएगा, तो V बाय आर, वोल्टेज कितना था यहाँ पे 9, रेजिस्टेंस कितना था 9, तो ये क्या बन गया 1 एम्पियर का सोर्स। अब ये सोर्स और ये सोर्स जो है ये पैरेलल में, ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं है बीच में, तो हम इनको हम ऐड कर सकते, राइट। हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये एक एलिमेंट था यहाँ पे। आपको बात समझ में आ रहा है, आई होप। तो ये दोनों को हम नहीं ऐड कर पा रहे थे क्योंकि ये एलिमेंट था यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये दोनों का टर्मिनल क्या है, यहाँ पे ये कॉमन टर्मिनल है, तो ये दोनों हम बोल सकते क्या है, पैरेलल में। इन दोनों का जब हम पैरेलल ले रहे हैं तो 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल सोर्सेस थे, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में थे इसलिए। तो अब हमारा सर्किट क्या बन गया कि ये 3 एम्पियर का सोर्स, इसके पैरेलल में ये जो 9 ओम था ये हम ड्रॉ कर देंगे, और बचा वाला सर्किट यानी ये 1 ओम और 8 ओम। अब ये अपने को एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला खेल है कि 8 ओम के थ्रू करंट निकालो। अब जो करंट 1 ओम से वही 8 ओम से भी रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको करंट डिवाइडर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप और एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए, एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और फिर केवीएल लगा लो या ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल यूज कर लेता हूँ। सो बाय CDR करंट थ्रू 8 ओम क्या होगा, तो इट विल बी टोटल करंट विच इज 3। अब जब हमें इधर का करंट चाहिए तो हम ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं, कितना है वो 9, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं, तो 9 प्लस 8। अब यहाँ पे लोग ये 1 ओम भूल जाते हैं, बट इसको भी लेना है क्योंकि करंट ये पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो होता है। तो बेसिकली ये 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, तो 9/18 यानी 1/2, यानी ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया हमारा करंट थ्रू 8 ओम। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। अ कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 40 मिली हेनरी। तो ये अपने ऑलरेडी देखा हुआ है ऐसा न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे एक ही कॉइल का बात किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इंडक्टर है 40 मिली हेनरी, ठीक है, और इनके क्रॉस सोर्स कितना लगा हुआ है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो इन लोग ने पहला चीज क्या पूछा, इम्पिडेंस निकालना है। इम्पिडेंस में जैसे हमने बोला रेजिस्टेंस रहेगा और रिएक्टेंस रहेगा, तो हमको एक्सेल फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सेल क्या हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। एफ कितना है 50 इंटू 2 क्या हो गया यहाँ पे 100 पाई इंटू एल कितना दिया हुआ है, तो 40 मिली हेनरी। मिली मतलब 10⁻³ हो जाएगा, ये नहीं भूलना। तो ये हमको आ जाएगा 12.566 ओम। अब इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे Z क्या है, तो Z इज R प्लस JXL। तो R दिया हुआ है 10 प्लस J 12.566। तो ये कैल्शियम में जब हम पुट करेंगे और इसको पोलार में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16.06 एंगल 51.48 डिग्री। तो ये हो गया हमारा Z, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया और एंगल भी मिल गया, फेज एंगल भी मिल गया, जो हमको पावर फैक्टर में काम आएगा। नेक्स्ट उन लोग ने पूछा हुआ है करंट।
तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी करंट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, V बाई जेड। तो V कितना दिया हुआ इन लोग ने 200, कोई एंगल नहीं दिया तो आप एंगल 0 ले लो, Z पूरा पूरा पुट कर लो 16.06 एंगल 51.48। अब इससे होगा क्या, मैं जो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि Z का एंगल पॉजिटिव है तो करंट का नेगेटिव होगा। अब आप इसको कैल्सी में डाल के सॉल्व कीजिए, बट ये सॉल्व करते वक्त कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए, जनरली सेकंड मोड कॉम्प्लेक्स मोड होता है। तो ये हमको सॉल्व करके आ जाएगा 12.45 एंगल 51.48 माइनस, तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका फेज है। तो इससे हमको क्या समझ में आ जाता है, फेज डिफरेंस, कि वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है बाय दिस मच एंगल। जो मैं आपको पहले से बोल रहा था कि Z का एंगल पॉजिटिव है तो करंट का एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए ये वाला पार्ट करने का जरूरत नहीं है, आप 200/16 किया तो 12.45 वैसे भी आ जाएगा, बट जस्ट टू क्लैरिफाई टू यू कि हम लोग बार बार ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये हमें करंट भी मिल गया। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos फाई, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ एंगल, यहाँ पे आप माइनस डालने का जरूरत नहीं है, आप 51.48 डालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6227, माइनस का मतलब क्या था कि ये करंट जो है वो क्या है, लैगिंग। तो ये हमारा और एक पॉइंट हो गया। लास्ट वो लोग ने पूछा पावर कंज्यूम, तो ये एक्टिव पावर का बात कर रहे हैं। एक्टिव पावर के अलग अलग फॉर्मूला, वी आई कॉस फाई से भी कर सकते हो आप, या फिर आई स्क्वेयर आर से भी कर सकते हो। तो दोनों आपका चॉइस है, आपको किससे करना है, वी आई कॉस फाई, सारे टर्म्स है आपके पास। तो करंट अपने पास है 12.45 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 10, तो ये लगभग आ रहा है 1550 वॉट्स या 1.55 किलो वॉट भी है। आप इससे भी ट्राई करके देख लेना, आपको सेम आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए और रिवाइज हो गया। Still, if you have any doubt, let us know in the comment box, and thank you for watching.